गरीब के पेट पर जादुई सोने की रोटियां। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। भगवान के लिए मेरा सामान वापस मेरे घर में रख दो। भाई साहब, आप रोको ना इन्हें। मुखिया ने यहाँ भेजा है। तू अब इन गांव वालों से जितनी भी मदद मांग ले, ये लोग तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। और ये जरा हमारे ऊपर रहम खाओ, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। अरे अंकल, हमारा खाना मत फेंको। अगर हमारा खाना भी फेंक दोगी तो हम क्या खाएंगे? ललिता उन गुंडों की फेंकी हुई रोटियां उठा लेती है। हालांकि वो रोटियां मिट्टी में हो जाती हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए केवल वही रोटियां थी। कुछ ही देर में घर का सारा सामान वो मुखिया के गुंडे घर से बाहर फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद मुखिया आता है और ललिता से कहता है, देखा ललिता, तुझे कितनी बार कहा था मैंने। अरे समय पर अगर तूने मेरे सारे पैसे दे दिए होते तो भला ऐसा होता क्या? लेकिन तूने तो मेरी एक नहीं सुनी। एक गरीब के साथ इतना अत्याचार तुम्हें भारी पड़ेगा मुखिया। तुम अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रहोगे। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते मुखिया उन्हें बारिश में छोड़कर अपनी कार में बैठता है और घर चला जाता है। उसके जाने के बाद ललिता अपने बच्चों के लिए कोई ठहरने की जगह ढूंढने लगती है। हे भगवान, आखिर ये और कब तक चलता रहेगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। माँ, आप रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोने की जरूरत नहीं है माँ। तभी ललिता को कूड़े के ढेर के पास कई सारे बड़े बड़े पाइप नजर आते हैं। अजी सुनते हो, जरा वहाँ देखो, कितने बड़े पाइप हैं। अपना सामान वहीं उठाकर रख लेते हैं। लालू ललिता की बात मान लेता है, जिसके बाद वह अपनी ज़रूरत का सामान उन पाइप के अंदर रख लेता है और उनके अंदर बिस्तर लगा देता है। जिसके बाद पूरा परिवार उन पाइप के अंदर आराम से बैठ जाता है। अरे इसके अलावा और कोई ठिकाना नहीं है हमारे पास। यहीं रह लेते हैं जब तक हमारा कहीं जुगाड़ नहीं हो जाता। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने को रोटी दो ना माँ। अरे हाँ हाँ, तुम दोनों के लिए मैंने रोटियां रखी हैं। ललिता रोटियां निकाल कर उनके ऊपर से मिट्टी साफ कर देती है और अपने बच्चों को खाने के लिए दे देती है। लेकिन आधी रोटी खाने के बाद निशा अपनी माँ से कहती है, माँ, कई दिनों से हम सूखी रोटियां खा रहे हैं, हमें अच्छा खाना खाने को कब मिलेगा? जैसे ही तुम्हारे पिताजी को अच्छा काम मिल जाएगा, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने को बना दूंगी। सभी सूखी रोटी खाकर सो जाते हैं। वहीं बेचारी निशा को नींद नहीं आती और वो रात को बारिश के रुकने के बाद बची हुई सूखी रोटी उन बड़े बड़े पाइपों के पास जमीन में गाड़ देती है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। हे भगवान, हम लोग रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं, क्या आप हमारे लिए रोटी का पेड़ उगा दोगे? निशा हाथ जोड़कर खड़ी थी कि तभी वहाँ उसकी माँ ललिता आ जाती है और कहती है, अरे बिटिया, रोटियों के पेड़ नहीं होते, चलो अब सो जाओ। ललिता निशा को अपने साथ पाइप में ले आती है और उसको अपने साथ ही सुला लेती है। आधी रात के समय अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है और आकाश से स्वयं देवी माँ वहाँ प्रकट होती हैं। इस बच्ची की श्रद्धा और विश्वास का अपमान भला मैं कैसे कर सकती हूँ? अब तो मुझे इस प्यारी बच्ची की ख्वाहिश को पूरा करना ही होगा। देवी माँ के इतना कहने के बाद उनके हाथों से एक रोशनी निकलती है जो सीधा उसी जगह पड़ती है जहाँ निशा ने रोटियों को जमीन में उगाने के लिए रखा था। उसी जगह अचानक से 3 बड़े से पेड़ उग जाते हैं। ऐसा होने के बाद देवी माँ निशा के सपनों में जाती हैं और उससे कहती है, निशा, मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। जहाँ तुमने रोटियां रखी थीं, वहाँ अब 3 पेड़ हैं। बस तुम्हें एक मंत्र का जाप करना है। उसके बाद तुम उन जादुई पेड़ों का लाभ उठा सकती हो। निशा का अचानक से सपना टूट जाता है और वो फिर से रात में उठकर पाइप से बाहर आती है तो उसके सामने 3 बहुत बड़े पेड़ होते हैं। उन्हें देखकर निशा बहुत खुश होती है। इसका मतलब देवी माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। अब हम लोग रोटी रोटी के लिए कभी नहीं तरसेंगे। निशा खुश होकर देवी माँ का बताया हुआ मंत्र पढ़ती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निशा के मंत्र पढ़ते ही तीनों पेड़ों के ऊपर सोने की रोटियां उगाती हैं। उसके चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और निशा का पूरा परिवार नींद से जाग जाता है। अरे अरे, ये क्या? ये तो सोने की रोटी का पेड़ है, लेकिन रात भर में ये पेड़ कैसे उग गया? निशा अपनी माँ और अपने पिता को सब कुछ बताती है। अरे फिर माता रानी मेरे सपनों में आई, उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब हम लोग परेशान नहीं होंगे। क्या हम इस पर से सोने की रोटी तोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल तोड़ सकते हैं।
लालू और ललिता पेड़ों से सोने की रोटियां तोड़ लेते हैं, जिसके बाद वो अगले दिन सवेरे होते ही एक सुनार की दुकान पर जाकर उन रोटियों को बेच देते हैं और अपने लिए एक अच्छा सा मकान खरीद लेते हैं। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, जिसके चलते कई सारी औरतें ललिता के पास आती हैं और उससे पूछती हैं, कौन सा खजाना मिल गया तुम्हें, या कौन सी लॉटरी खुली है तुम्हारी जो रातों रात तुम गरीबों ने इतना बड़ा मकान खरीदा है। रात भर में अचानक से तुम्हारे तो भाग्य ही चमक गए, कल तक तो तुम्हारे पास रहने के लिए छत तक नहीं थी। ललिता बहुत खुश होते हुए सभी से कहती है, अब तुम्हें क्या बताएं, मेरी बेटी ने जमीन में रोटी उगाई थी और उसके बाद बस वहां पर रोटी का पेड़ और उस पेड़ पर आई सोने की रोटियां। अरे रहने दो बहन, तुम तो हमें बहका रही हो, ऐसा कभी होता है क्या? अगर ऐसी बात है तो 2-4 रोटी हमें भी दिखाना सोने की। ललिता अपने घर से सोने की रोटी लाकर अपनी पड़ोसनों को दिखाती है, जिसके बाद उसकी सभी पड़ोसन उससे चिढ़ने लगती हैं। देख लिया ना बहन, देवी माँ ने जब हमें दिया तो पूरा छप्पर फाड़ कर दिया। हाँ, तुझे ही तो सब कुछ दिया, चलो बहनों यहाँ से चलते हैं। सोने की रोटी पाने के बाद ललिता हर किसी को अपने राज के बारे में बताने लगी। ये सब देख लालू उससे कहता है, ललिता, तुम्हें इस तरह हर किसी को हमारे राज के बारे में नहीं बताना चाहिए, नहीं तो पता नहीं लोग लालच में आकर क्या क्या कर जाए। क्यों ना बताऊं, आपको पता है ना ये सभी लोग हमारी गरीबी का किस प्रकार तमाशा देखा करते थे। लोगों का काम देखने का ही होता है, तुम्हें इन सब से परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुंह बनाकर वो घर में चली जाती है। उस दिन के बाद से उन सब के दिनचर्या ठीक हो जाते हैं। रात के समय जब पूरा गांव सो जाता, वो फिर से जादुई पेड़ के पास जाते, जहां निशा जादुई पेड़ के सामने खड़ी होकर मंत्र पढ़ती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके मंत्र पढ़ते ही उन पेड़ के ऊपर सोने की रोटियां उग आती हैं, जिसके बाद लालू और ललिता सारी रोटियां तोड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के कई सारे लोग ये सब उन्हें करते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, अकेले अकेले जादुई पेड़ का फायदा उठा रहे हो, आज तो हम भी इन पेड़ों का फायदा उठाएंगे। अरे चलो रे गांव वालों, सोने की रोटियां तोड़ने का सबसे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। अब हम सब अमीर हो जाएंगे। जैसे ही गांव के सभी लोग सोने की रोटियां तोड़ने वाले होते हैं, उन्हें एक बहुत तेज 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। अरे बाप रे बाप, मर गए रे, इतनी जोरदार झटका हमें कभी जिंदगी में नहीं लगा। ये देवी माँ के पवित्र पेड़ हैं और तुम जैसे लालचियों का यहाँ कोई काम नहीं। निशा चिल्लाकर गांव के सभी लोगों को वहां से भगा देती है, जिसके बाद वो अपनी माँ से कहती है, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। अगर आप किसी को भी इसके बारे में ना बताती तो गांव का कोई भी आदमी यहाँ ना आता। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आज के बाद हम इन जादुई पेड़ों की मदद कभी नहीं लेंगे और जो भी है उसी में गुजारा करेंगे और अपनी मेहनत से कमाएंगे। उस दिन के बाद से लालू और ललिता दोनों ही मेहनत करके पैसा कमाते हैं और अपने दोनों बच्चों का पेट भरते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेमा अपनी बहू सोफिया और अपनी 8 साल की एक बड़ी ही प्यारी सी बच्ची नायरा के साथ रहती थी। नायरा एक बहुत ही नटखट सी लड़की थी, जिसकी वजह से सोफिया उसे पसंद नहीं करती थी। भाभी जी, आज आप खाने में क्या बना रही हो? चल चल चुप कर, हमेशा खाने को ही पूछती रहती है। अरे कोई और काम भी है तुझे? अरे सोफिया बच्ची ही तो है, क्यों डांट रही है? आप चुप ही रहिए मम्मी जी। सोफिया विदेश के एक अमीर परिवार से आई थी, इसीलिए कोई भी उसके आगे नहीं बोलता था। सोफिया अपनी सास को एक तीखा सा जवाब देकर चुप करा देती है कि तभी नायरा के हाथ से वहीं पानी से भरा हुआ जग गिर जाता है। ओह माय गॉड, तुम्हारी समझ में नहीं आता है क्या? अकल छोटी है क्या तुम्हारी? नाक में दम करके रख रखा है। नायरा अपनी भाभी का ऐसा रूप देखकर सहम सी गई। अरे बहू, तू इस पर क्यों गुस्सा करती है? छोटी बच्ची ही तो है, मैं साफ कर दूंगी। नायरा बेटा जा, तू खेल ले। छोटी बच्ची 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 करके आपने इसे अपने सर पर चढ़ा लिया है, न जाने इसे कब अकल आएगी। मैं तो जा रही हूँ, अब इस पानी को आप साफ करो या कोई और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सोफिया अपने घमंड में अपनी सास से जली कटी बातें कहकर चली जाती है। इस तरह रोज सोफिया हेमा और नायरा को जली कटी बातें सुनाती, लेकिन हेमा अपनी बहू के आगे उफ भी नहीं करती। सोफिया का पति विदेश गया हुआ था। अरे बहू, आज राकेश आ रहा है। जानती हूँ,
तुझे कुछ तैयारियां नहीं करनी है? अरे पूरे 2 साल में मेरा बच्चा लौट के आ रहा है, कम से कम कुछ अच्छा खाने को ही बना ले। मम्मी, मेरी समझ में नहीं आता कि आपको मुझसे क्या परेशानी है। अरे क्या मैं आपको बैठी हुई बुरी दिखाई देती हूँ? हमेशा खाम खाम। अगर राकेश जी आ भी रहे हैं तो हम कुछ बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेंगे, सिंपल। तभी बाहर से हाथों में टॉफी और चॉकलेट्स दबाए नन्ही नायरा भागती हुई आई। मम्मी 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 देखो, मैं वही चॉकलेट्स और टॉफी लाई हूँ जो राकेश भैया की फेवरेट है। अरे वाह, पर तुझे इस सब के लिए पैसे किसने दिए? मैंने अपनी गुल्लक से निकाली। नायरा की बातें सुनकर सोफिया अंदर से पूरी तरह जल भुन गई। मम्मी जी, मुझे भी बताइए कि राकेश जी को क्या पसंद है। बहू, अब इतने कम समय में तू क्या बना लेगी? आपसे जितना बोला है बस उतना बताइए, समझिए आप। वो राकेश को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। गाजर का हलवा? राइट, ओके, तो मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। सोफिया हलवा बनाने जा ही रही थी कि तभी सोफिया के पैरों में एक कांतर आ गई। नायरा ने उसे देख लिया और सोफिया को एक जोर का धक्का मारा, जिसकी वजह से सोफिया के हाथ से सारी गाजर जमीन पर जा गिरी। ना समझ लड़की, ये क्या किया? वो भाभी, वो कहाँ? चुप कर, हमेशा शैतानी शैतानी। अरे मेरे काम बिगाड़ने के सिवा कोई दूसरा काम भी है तुझे? मैं तो तंग आ गई हूँ, बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आने दो राकेश जी को। सोफिया ने नायरा को बहुत भला बुरा सुनाया। बेचारी नायरा सांस दबाए सोफिया की सारी बक सुनती रही। तभी कुछ देर बाद राकेश आ गया। मम्मी, सोफिया, नायरा, अरे कहाँ हो सब? आ गया मेरा बच्चा, पता है कब से तेरी राह देख रही थी। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो ना जाने कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? परेशान नहीं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आप अपने परिवार से मिलिए, फिर मुझसे बात करना। सोफिया कमरे में चली जाती है। राकेश भी उसके पीछे पीछे जाता है। क्या हुआ सोफिया, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? अब मैं आपको क्या ही बताऊं या फिर क्या कहूं कि क्या क्या बताऊं राकेश जी। इस घर में रहकर मेरी जिंदगी झंड हो चुकी है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं अपनी ननद की शादी कर रही हूँ बस। नायरा की शादी, वो भी इतनी कम उम्र में? अरे काहे की छोटी, भाती तो कितनी भरी भरी है उसकी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। हाँ, और मैं नीचे भी सभी से कह कर आ रही हूँ कि शादी कल है। राकेश सोफिया की बात मान लेता है और अगले दिन सोफिया के बताए हुए आदमी से ही नायरा की शादी कर दी जाती है। नायरा की शादी करके सोफिया बहुत खुश थी। फाइनली बारात चली। जैसे इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, ठीक उसी तरह अब मोहन उसकी जिंदगी को बर्बाद करेगा। सोफिया खुद से ही बातें कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ नायरा के ससुराल में। अरे बहू, तूने अभी तक सफाई नहीं की? वो सासू माँ, मुझे सफाई करना नहीं आता। सफाई करना भी नहीं आता तुझे? सुन रहा है मोहन, तेरी बीवी को तो सफाई भी करना नहीं आता है। अच्छा, ऐसा क्या? आजा, मैं तुझे बताता हूँ कि सफाई कैसे करते हैं। नहीं। मोहन नायरा को हाथ पकड़कर जोर से खींचता है और उसे जमीन पर पटक देता है। अरे मैं तो कहती हूँ कि इसे जोर का थप्पड़ लगा, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। सिर्फ थप्पड़ से क्या होगा माँ, इसकी खाल मसाला मांग रही है। नहीं। अरे चुप कर। मोहन अपनी बेल्ट निकालता है और नायरा की खूब पिटाई करता है। ये सब देख कमला बहुत खुश होती है और जोर जोर से हंसती है। शायद अब अकल आ गई होगी इसे। और अगर अब भी ना आई हो तो बता देना बहू। बेचारी नायरा पूरा दिन रोती और दर्द से कराहती रही। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे और नायरा के ससुराल वाले भी उस पर खूब अत्याचार करते थे। एक दिन राकेश अपनी बहन नायरा से मिलने के लिए निकला तो वहीं दूसरी तरफ नायरा के ससुराल में। ये कैसे पराठे बनाए हैं? हाँ?
अरे ऐसा खाना तो कुत्ता भी नहीं सूंघेगा। ठीक ठीक ही तो बनी है सासू माँ। अरे तुझे तो बोलना भी आता है, हम तो समझ रहे थे कि तू गूंगी है। तूने मेरी माँ से जुबान चलाई? तेरी इतनी हिम्मत, पिद्दी लड़की। अभी रुक, तुझे बताता हूँ। नहीं मोहन नायरा के बालों को पकड़ लेता है। नायरा दर्द की वजह से चिल्लाने लगी। अगर आज के बाद मैंने तुझे मेरी माँ से कोई भी बात बोलते हुए सुना तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी? नायरा जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसे ये क्या पता था कि ये सारा मंजर उसके बड़े भाई ने देख लिया था। राकेश भागता हुआ नायरा के पास आया। नायरा, नायरा, तू ठीक तो है? अपनी बहन के शरीर पर बेल्टों कोड़ों के निशान देखकर राकेश सब समझ गया। अरे साले जी, आप अचानक? अरे खबरदार, जो तुमने मुझे अपना साला कहा तो। पत्थर दिल इंसान, क्या हालत कर दी है तूने मेरी बहन की। ओह, तो तूने सब देख लिया? हाँ, सब देख लिया और शूट भी किया। अब बस पुलिस आती ही होगी। पुलिस? अरे बेटा, मुझ बुढ़िया पर रहम कर। मेरी तो अब उम्र हो चली है, मैं आगे की जिंदगी जेल में नहीं काटना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दे। आपको माफी नहीं मिल सकती अम्मा जी। मेरी बहन के एक एक आंसू का बदला मैं तुम लोगों से जरूर लूंगा। राकेश के इतना बोलते ही पुलिस वहां आ गई। राकेश ने अपना बनाया हुआ वीडियो पुलिस को दिखाया और पुलिस मोहन और कमला को पकड़ कर ले गई। इंस्पेक्टर साहब, अभी एक और अपराधी बचा हुआ है। राकेश पुलिस को अपने साथ घर ले आता है। राकेश, क्या हुआ बेटा? ये तेरे साथ पुलिस क्यों है? तभी हेमा की नजर नायरा पर पड़ी। नायरा बेटा, तू यहाँ? माँ, सोफिया कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। सोफिया आराम से सो रही थी। राकेश गुस्से में सोफिया को जगाता है और हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसे नीचे ले आता है। इंस्पेक्टर साहब, ये है दूसरी गुनहगार। What the hell? ये क्या बोले जा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इसे। इसी ने मेरी बहन की शादी धोखे से उस आदमी से कराई थी। What? पुलिस ऑफिसर सोफिया के हाथों में हथकड़ी डालकर उसे जेल में डाल देता है। वहीं हेमा नायरा के बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझ चुकी थी। उसने नायरा को अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, मुझे बस इसी बात का डर था। माँ, तू मत रो। नायरा अपने हाथों से हेमा के आंसू पोंछती है। राकेश दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था और अब फिर से एक बार सब कुछ सही हो गया था।